पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मैया रानी आपको बल बुद्धि समृद्धि से कह सकते हैं परिपूर्ण रखें, है ना। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको एक सकारात्मक प्रेरणा के रूप में ज्ञान दें। आइए समझते हैं थ्योरी ऑफ कर्ट 11। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका कर्ट 11 का सिद्धांत। उससे पहले कि हम चाहेंगे आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। कर्ट 11 आपके पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा पढ़िएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इससे क्वेश्चन 100% बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझिएगा, है ना। कर्ट 11 कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक रूप से कार्य किया और जो आपकी समूह गतिशीलता है इसको प्रसिद्ध किया, तथा सन 1945 में इन्होंने सेंटर रिसर्च फॉर ग्रुप डायनामिक्स की स्थापना भी की और इससे संबंधित इन्होंने अनेक अनुसंधान भी किए। कर्ट 11 ने ही आपके सन 1951 में समूह गतिशीलता के क्षेत्र में सिद्धांत भी विकसित किया था। क्या था सिद्धांत, कैसे था, उसको हम लोग आगे समझते हुए चलेंगे। और इन्होंने बताया कि समूह उसके भाग की अपेक्षा बड़े होते हैं। चूँकि कर्ट 11 एक कैसे थे, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, अतः उन्होंने अपने सिद्धांत का गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अनुरूप प्रस्तुत किया। गेस्टाल्ट एक मैम गेस्टाल्ट क्या होता है? सबसे पहले गेस्टाल्ट समझते हैं। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका कोई पर्यायवाची शब्द हिंदी में नहीं है, लेकिन शब्द के निकट अर्थ अगर देने वाले शब्द कुछ हैं तो उस गेस्टाल्ट का मतलब आकार, रूप, संगठन, प्रकार या बनावट है ना। लेकिन आप सोचो कि गेस्टाल्ट का एक्चुअल मीनिंग हिंदी में दिया है या उसका कोई पर्यायवाची दिया है? तो नहीं दिया है ना। तो गेस्टाल्ट के अगर हम जो है निकट एक जो शब्द होता है ना लगभग उससे मिलते जुलते, उसकी अगर बात करें तो गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? आपका आकार, रूप, संगठन, प्रकार या फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए सेशन को। अब इनका ये सिद्धांत व्यवहार पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? व्यवहार पर। देखो लाइक चाहे बाद में करना लेकिन शेयर पहले कर दो। मैं चाहती हूँ हमारी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, है ना। इसके बाद में बस आपकी यूनिट 4 शुरू होगी। यूनिट 4 शुरू होने के बाद में आपको ईजी नोट्स से सब पूरा क्लासेस कराई जाएंगी, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो MCQ हो। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। ठीक भाई। तो इनका ये सिद्धांत व्यवहार पर जोर देता है। इनका ये सिद्धांत अंतःक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? अंतःक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति का व्यवहार जो समूह में होता है वह व्यक्ति की वातावरण से अंतःक्रिया पर आधारित होता है। इन्होंने इसका एक सूत्र भी दिया है। इन्होंने देखो B = PE। बी देखो इन्होंने सूत्र क्या दिया है समझिएगा। B बराबर समझिएगा सूत्र इन्होंने दिया है FPE। यहाँ पर B का मतलब क्या होता है? बिहेवियर। B को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बिहेवियर। B का ये किसने दिया? कर्ट 11 के सिद्धांत से निकला है। B = PFE। तो B का मतलब यहाँ पर बिहेवियर है यानी व्यक्ति का व्यवहार है। F का मतलब क्या है? फंक्शन है यानी कार्य है। P का मतलब क्या है? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं वो है। और E का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट। B का मतलब क्या है? व्यवहार, व्यक्ति का जो है वो। F का मतलब क्या है? कार्य यानी फंक्शन। P का मतलब क्या है? व्यक्तिगत विशेषताएं जो उसके अंतर्गत है वो व्यक्तिगत विशेषताएं मतलब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। और E का मतलब है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। तो ये सूत्र आप लोग याद रखेंगे। ये किसने दिया? कर्ट 11 ने दिया। ठीक, उसके बाद में समझेंगे क्या है काम आगे भाई। तो कर्ट 11 का मानना है कि समूह के जो सदस्य हैं इनका व्यवहार मिश्रित है। कैसा है? मिश्रित है। और उसके व्यक्तिगत विशेषताओं की अंतःक्रिया तथा वातावरण पर आधारित तथा वातावरण की स्थिति का क्या है? गुणनफल है। इसके समझिएगा बात को। इसके अंतर्गत समूह की विशेषता, समूह के सदस्यों की स्थिति जन्य विशेषता शामिल है। क्षेत्र सिद्धांत की उत्पत्ति आपकी कहाँ से हुई? तो फिजिक्स यानी भौतिकी से और रसायन शास्त्र यानी कि कहाँ से? केमिस्ट्री और मैथ्स से हुई है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्षेत्र सिद्धांत जो कर्ट 11 पूछा जाए कर्ट 11 ने क्या दिया है तो याद रखिएगा फील्ड थ्योरी यानी कि क्षेत्र सिद्धांत, है ना। कैसे याद रखोगे? तो आप लोग बोलते ना कि आओ कभी हमारे क्षेत्र में कूट देंगे, है ना।
आदमी अपने यहाँ का शेर होता है ना, तो के से कट और के से कूट देंगे, है ना, ऐसे याद रखो। कब कूट पाओगे? जब वो आपके क्षेत्र में आएगा। तो कहते जब कोई हमारे क्षेत्र में आएगा ना तो उठा के उसको कूट देंगे। तो कैसे याद रखोगे कि क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन ने, ठीक। तो क्षेत्र सिद्धांत की उत्पत्ति हुई कहाँ से? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी भौतिकी, रसायन और गणित से हुई है, ठीक है। तथा इसे मनोविज्ञान में व्यवहार के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या के लिए उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान आपका कर्ट लेविन ने सन 1890 से 1947 का रहा है। इन्हें इस सिद्धांत का प्रवर्तक भी माना जाता है। इस सिद्धांत की परिकल्पना क्या है? इस सिद्धांत में बताया क्या गया है ना, ये भी तो समझना जरूरी है भाई। इस सिद्धांत में बताया गया है कि प्राणी का जो व्यवहार होता है, जो उसका बिहेवियर होता है, उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके वातावरण में उपस्थित होते हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए जो कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी है उसमें क्या बताया गया है, तो आप बताएंगे कि कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी के अनुसार बताया गया है कि जो एक व्यक्ति का व्यवहार होता है, जो एक प्राणी का व्यवहार होता है, वो उन सभी कंटेंट पे या पॉइंट्स पे डिपेंड करता है या कारक पर निर्भर करता है जो उसको वातावरण द्वारा प्रभावित करते हैं या जो वातावरण में उपस्थित रहते हैं। इनके सिद्धांत को हमने 3 भागों में बांट कर इसका वर्णन किया जा सकता है। पहला होता है व्यक्तित्व की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की गतिकी यानी कि डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, और व्यक्तित्व का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। तो जो आपके कर्ट लेविन थे, इन्होंने क्या बताया बताइए। इनका फॉर्मूला लिखिए भाई फटाफट से। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, B = FP E, याद रखिएगा। B = F छोटा बनेगा और P × E भी लिख सकते हैं या PE भी लिख सकते हैं, ठीक। ये किसने दिया? कर्ट लेविन ने दिया। और इनके सिद्धांत में क्या बताया गया, तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि प्राणी का व्यवहार उन सभी कारकों पर द्वारा प्रभावित होता है जो उसके वातावरण में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इतनी बात समझ में आई। और इनके सिद्धांत को कितने भागों में बांटकर समझा जा सकता है? तो 3। कौन से? स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, या व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की गतिकी और व्यक्तित्व का विकास, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन भागों को हम लोग निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? सबसे पहले व्यक्तित्व की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की बात करने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एप्लीकेशन पर आपकी सारी PDF अवेलेबल है, इसलिए PG पॉइंट ऐप अपने प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको सारी PDF मिल पाए, ठीक है। आप समझिएगा, लेविन ने इसकी व्याख्या के लिए गणित की एक शाखा स्थिति विज्ञान का सहारा लिया। इसमें वस्तुओं के संबंधों अंशपूर्ण का अध्ययन किया जाता है। जैसे संबंधों के सहारे उन्होंने मानव व्यवहारों का अध्ययन किया तथा व्यक्तित्व की संरचना को 4 भागों में बांटा। अब कर्ट लेविन की थ्योरी को तो हम लोग 3 प्रकार से पढ़ रहे थे, लेकिन जो व्यक्तित्व की संरचना है इसको इन्होंने कितने भाग में बांट दिया? 4। कौन से हैं? तो आइए समझते हैं। पहला है आपका व्यक्तित्व, जो पर्सन P से हम लोग लिखेंगे। दूसरा है आपका उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण, जो ये साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, जिसको हम लोग E से डिनोट करेंगे। उसके बाद में जीवन समष्टि यानी कि लाइफ का स्पेस, जिसको हम लोग L से लिखेंगे। और चौथा है आपका वास्तविकता का स्तर यानी कि लेवल ऑफ रियलिटी। तो व्यक्ति क्या होता है, जिसको हम लोग पर्सन से डिनोट कर रहे हैं, या P से? तो लेविन के विचार क्या था कि व्यक्ति एक तत्व है जो वातावरण से घिरे रहने के बावजूद अपने को वातावरण से भिन्न रखता है, ठीक है। और जहाँ इन्होंने एक सूत्र दिया L3/4 P + E। इसका मतलब यहाँ पर क्या था कि L = लाइफ स्पेस या जीवन समष्टि, P = पर्सन या व्यक्ति, और E = वातावरण, ठीक। जिसमें इन्होंने क्या बताया, देखिए जीवन समष्टि का चित्र भी इन्होंने दे दिया, ये लाइफ स्पेस का इन्होंने पूरा एक चित्र पे दे दिया, जिसमें इन्होंने यहाँ पर व्यक्ति को P से डिमॉन्स्ट्रेट किया। ये पूरा उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण है जिसको इन्होंने E से लिखा। और इन्होंने बताया कि जो जीवन है, व्यक्ति का जो जीवन यानी कि लाइफ स्पेस है, वो P + E के बराबर है, यानी कि व्यक्तित्व और जो मनोवैज्ञानिक वातावरण है उसके बराबर होता है, ठीक है। आप समझिएगा, इसमें P एक बंद वृत्त में दिखाया गया है जिसकी 2 प्रमुख विशेषताएं होती क्या होती हैं भाई? तो ये अपने वातावरण से अलग होता है। कौन? व्यक्ति। P अर्थात व्यक्ति विभेदित भी होता है, अर्थात वह अपने वातावरण से ही नहीं बल्कि भीतरी रूप से भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। लेविन के अनुसार व्यक्ति समजातीय ना होकर विषम जातीय होता है, यानी कि हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस नहीं होता है। दूसरा इन्होंने बताया मनोवैज्ञानिक स्तर, जिसको इन्होंने E से डिनोट किया है। इसे लेविन ने E के रूप में संकेतित किया है
है और व्यक्ति द्वारा अपने वातावरण का अनुभव किया जाना मनोवैज्ञानिक वातावरण कहलाता है। चित्र ए में बड़े वृत्त में के भीतर क्षेत्र वस्तु वृत्त जिसमें पी के प्रतिनिधित्व हो रहा है, इसके बाहर का क्षेत्र मनोवैज्ञानिक वातावरण कहलाता है। पी के समान ई को भी लेविन ने कई भागों में बांटा, कुछ सीमा रेखा के बाहर तो कुछ अंदर। इस सीमा रेखा के माध्यम से ही व्यक्ति भौतिक वातावरण के आसपास की वस्तुओं तथा व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होता है। उसके बाद में इन्होंने एल से डिनोट किया था लाइफ स्पेस को, या हम कह सकते हैं जीवन समष्टि। ये समझिएगा, इसके सिद्धांत का महत्वपूर्ण प्रत्यय है जिसे एल द्वारा इंगित किया गया है, अर्थात पी तथा ई के मिलने पर जिस प्रत्यय का जन्म होता है उसे जीवन यानी कि जीवन समष्टि लाइफ स्पेस कहा जाता है, तथा इसमें वे सभी वस्तुएं शामिल होती हैं जिससे व्यक्ति का तात्कालिक व्यवहार प्रभावित होता है, इसलिए एल बराबर पी प्लस ई कहा जा सकता है। और इनका मानना था कि मानव जो व्यवहार है यानी कि जो पर्सनैलिटी पी है और जो पर्यावरण साइकोलॉजिकल कह सकते हैं एनवायरनमेंट है, जो मनोवैज्ञानिक पर्यावरण है उसका क्या है, प्रतिफल है। इसलिए इन्होंने कहा है, समझिएगा बात को, कि बी बराबर एफ पी प्लस ई। यहाँ पर बी का मतलब क्या है, व्यवहार से, बिहेवियर से। चित्र ए से स्पष्ट भी है कि जीवन समष्टि के बाहर के वातावरण से बाह्य वातावरण कहा जा सकता है। लेविन ने जीवन समष्टि को भी कई क्षेत्रों में बांटा था तथा प्रत्येक क्षेत्र अपनी सीमा रेखा से अलग होता है तथा इसका प्रत्येक क्षेत्र एक सामाजिक और एक बौद्धिक घटना से जुड़ा हो सकता है। अब प्रश्न ये है, क्या है कि जीवन समष्टि के विभिन्न क्षेत्रों की आपस में अंतःक्रिया किस तरह होती है। यदि जीवन समष्टि में दो क्षेत्र आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो इससे जिसकी उत्पत्ति होती है उसे लेविन ने घटना यानी इवेंट की संज्ञा दी है। ये अंतःक्रिया आपकी दो प्रकार की होती है, पहला होता है संचार, दूसरा होता है गमन यानी कि कम्युनिकेशन और लोकोमोशन। अब इसमें संचार से तात्पर्य जीवन समष्टि के एक ऐसे क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के साथ कुछ सूचित करना हो सकता है, और गमन एक ऐसी घटना है यानी कि लोकोमोशन एक ऐसी घटना है जिसमें व्यक्ति जीवन समष्टि के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में दैहिक या मनोवैज्ञानिक गति द्वारा प्रवेश करता है। उसके बाद में वास्तविकता के स्तर, लेवल्स ऑफ रियलिटी। लेविन ने बताया कि वास्तविकता तथा अवास्तविकता के कुछ स्तर होते हैं जो व्यक्ति या वातावरण पर लागू होते हैं। वास्तविकता से तात्पर्य ऐसी कल्पना से है जो व्यक्ति वास्तव में कर सकता है, और अवास्तविकता जिसे वह नहीं कर सकता है। इन दोनों छोरों अर्थात वास्तविकता तथा अवास्तविकता के बीच कई स्तर होते हैं। लेविन का कहना है कि जैसे जैसे व्यक्ति वास्तविकता से अवास्तविकता की ओर जाता है, गमन की प्रक्रिया आसान होती जाती है तथा व्यक्ति में परिपक्वता भी आती है। इसी तरीके से व्यक्तित्व की गति के डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, जो इन्होंने बताया, 3 प्रकार बताए थे ना, आपने पढ़ा 1 2 3, तो अब दूसरे की हम लोग बात कर रहे होंगे। दूसरा आपका क्या था, व्यक्तित्व की गति की यानी डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। सबसे पहले ऊर्जा की बात करेंगे। जिस ऊर्जा से मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं उसे लेविन ने मनोवैज्ञानिक ऊर्जा की संज्ञा दी, और इसकी उत्पत्ति तब होती है जब व्यक्ति में तनाव बढ़ जाता है। आप देखते हो जिससे तंत्र यानी सिस्टम जो होता है वह संतुलन में हो जाता है, तो उसे संतुलन करने में तंत्र क्रियाशील होता है। देखो आपने देखा होगा ना, जब कोई व्यक्ति क्या होता है, टेंशन में आ जाता है ना, तो वो क्या करता है, जब तनाव बढ़ जाता है तो वो चीज़ों को तोड़ फोड़ करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, एक अलग तरीके की एनर्जी डेवलप होती है। और क्या करेगा भाई, संतुलन करने में तंत्र क्रियाशील होता है तथा वह अपने सभी भागों में तनाव को एक सामान्य रूप करने में सफल हो जाता है। तब ऊर्जा की उत्पत्ति रुक जाती है एवं तंत्र जो है समान अवस्था में आ जाता है। टेंशन क्या होती है, ये वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के क्षेत्रों को बलों के बीच में असंतुलन हो जाता है। लेविन महोदय ने तनाव के 2 गुण बताए। पहला, तनाव का मुख्य गुण है कि वह संतुलन बनाने की दिशा में व्यक्ति को प्रेरित करता है। तनाव का दूसरा गुण है कि वह केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। आवश्यकता की बात करें, नीड की बात करें, तो लेविन के अनुसार आवश्यकता शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार की होती है। शारीरिक आवश्यकताओं में जैसे भूख लगना, प्यास लगना आ गया है ना, और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में जैसे सब कोई सोचता है कि हमारी जॉब लग जाए, हम थोड़े धनी भी हो जाए, हमारे पास BMW हो जाए, आकांक्षाएं मनुष्य की, ये सब आपकी किसके अंतर्गत आएंगे, आवश्यकताएं। आवश्यकता से तनाव की वृत्तियों में कमी होती है। कुछ आवश्यकताएं अर्ध आवश्यकता यानी क्वाजी नीड में भी आती हैं, जैसे विशेष ब्रांड के कपड़े पहनने की आवश्यकता, ये क्या है, अर्ध आवश्यकता है। कर्षण बल क्या होता है, वैलेंस क्या होता है। लेविन ने बताया कि मनोवैज्ञानिक वातावरण में कई क्षेत्र होते हैं और इस क्षेत्र के मूल्य व्यक्ति के लिए या तो धनात्मक होते हैं या तो ऋणात्मक होते हैं। इसी मूल्य को इन्होंने कर्षण शक्ति यानी वैलेंस की भी संज्ञा दी है। धनात्मक कर्षण शक्ति में व्यक्ति उस क्षेत्र में जाना चाहता है जिससे उसकी
आवश्यकता की पूर्ति होती है, लेकिन ऋणात्मक कर्षण शक्ति में वह उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहता है जिससे उसकी ऋणात्मक कर्षण शक्ति बने। सदिश की राशि अगर हम बात करें, सदिश यानी वेक्टर, तो इस तत्व को लेविन ने भौतिक विज्ञान या गणित से लिया तथा सदिश का प्रयोग मानव व्यवहार की व्याख्या हेतु किया। इससे तात्पर्य ऐसे बलों से होता है जो व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं व उससे एक निश्चित दिशा में कार्य करने को प्रेरित करते हैं। इन्होंने सदिश को तीत रेखा से इंगित किया है। यदि धनात्मक कर्षण शक्ति क्षेत्र है तो उस क्षेत्र की दिशा में जाने के लिए व्यक्ति को सदिश प्रभावित करेगा। यदि ऋणात्मक है तो सदिश व्यक्ति की उस क्षेत्र से दूर हटने की दिशा में प्रेरित करेगा। कई बार इससे व्यक्ति के में मनोवैज्ञानिक संघर्ष भी उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में तीसरा इन्होंने बताया व्यक्तित्व का विकास यानी कि उसका डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यवहार संबंधी परिवर्तन। लेवन के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, समझिएगा जैसे जैसे आप 12 से 16, 16 से 20, 20 से 25 साल में पहुंच रहे हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है उसमें कई तरह के परिवर्तन आने आरंभ हो जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, पहले देखिए बच्चे का बिहेवियर कुछ होता है, फिर जब वो बड़ा होता है तो कुछ होता है, फिर जब वो अपने तनाव और तूफान की अवस्था में यानी किशोरावस्था में आता है तब उसका बिहेवियर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यही कारण है कि बाल्यावस्था की अपेक्षा बच्चा जब कह सकते हैं वयस्क अवस्था में आने में प्रारंभ हो जाते हैं। यही कारण है कि जब बच्चा वयस्क अवस्था में व्यक्ति में बहुत परिवर्तन होते हैं, ये कम से कम समय में अधिक से अधिक उपलब्धि चाहता है। लेविन के अनुसार शिशुओं के शरीर में एक फैलने वाली क्रिया होती है जिसे उन्होंने सामान्य आत्मनिर्भरता कहा है। तनाव के स्रोत यदि भूख प्यास कुछ भी हो तो यह तनाव समान रूप से पूरे शरीर में उत्पन्न होकर फैल जाता है। वह इसी से शिशु एक विशिष्ट क्रिया न कर सामान्य क्रिया करता है, लेकिन जैसे जैसे शिशु में परिपक्वता आती है वह सामान्य क्रिया न कर विशिष्ट क्रियाएं करता है। और जैसे आरंभ में बालक प्रत्येक चीज़ को पूरे हाथ में पकड़ना चाहता है, लेकिन परिपक्व होने पर वो केवल उंगलियों का प्रयोग। आपने देखा होगा जब भी बच्चा छोटा होता है ना, जैसे कोई टॉय रखा है तो जब भी ये कीचू इनको लेने के लिए जाएंगे, एकदम छोटू से है तो ये अपना पूरा शरीर के बल जाएंगे, है ना, पूरा हाथ वाथ सब लगा देंगे। लेकिन जब ये समझदार हो जाएंगे, जब ये बड़े हो गए तो ये सिर्फ अपने फिंगर्स का यूज़ करके इसको उठा लेंगे। ठीक, इस तरीके से हम कह सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है बच्चा। उसके बाद में क्या है कि विभेदीकरण तथा एकीकरण, या इनका लेविन का कहना क्या था कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगता है तथा वास्तविक, समझिएगा, तथा क्या कहा इन्होंने, तथा वास्तविक रूप से भी कार्य करने लगता है। ठीक, जैसे आरंभ में बालक प्रत्येक चीज़ को पूरे हाथ से पकड़ता है, फिर उसको जो है ना, और उसके बाद में हम लोग लेविन का क्या सिद्धांत है और इसके क्या शैक्षिक उपयोग हैं ये पढ़ेंगे। इनका सिद्धांत अभिप्रेरणा पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? अभिप्रेरणा पर। तो हम कह सकते हैं छात्रों में अभिप्रेरणा का विकास शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। प्राणी में आकांक्षा स्तर कम या अधिक होने पर बाधा होती है तथा छात्रों में आकांक्षा स्तर को एक स्तर तक बनाए रखना चाहिए। यह सिद्धांत पुनर्बलन को महत्व स्वीकार करता है लेकिन सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करता है। इसके अनुसार किसी कार्य की सफलता व्यक्ति के अहम यानी ईगो, आकांक्षा यानी लेवल ऑफ एस्पिरेशन स्तर पर निर्भर करती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। आलोचनाएं की अगर बात की, भाई इनकी थ्योरी में जो क्रिटिसिज्म थे, भाई थ्योरी की जैसे क्रिटिसिज्म है ना, आलोचना क्या रही तो वो समझिए। इन गैरेट ने बताया, गैरेट ने क्या कहा, कभी कभी पूछ लिया जाता है लेविन की थ्योरी क्या है और उनकी आलोचनाओं को स्पष्ट करिए, है ना, तो ध्यान से पढ़िएगा कि गैरेट ने कहा कि लेविन द्वारा प्रतिपादित जो जीवन समष्टि है, लाइफ स्पेस का प्रत्यय है, ऐसा है जो व्यक्ति के बारे में सिर्फ पहले से ज्ञात तथ्यों पर आधारित है, अज्ञात तथ्यों पर नहीं है। लीपर और टॉलमैन ने कहा कि इन्होंने जो लाइफ स्पेस बताया, जीवन समष्टि का संबंध बाह्य वातावरण के साथ बताने में ये असमर्थ है। और गैरेट का कहना था कि व्यक्ति का व्यवहार उसके वंशानुक्रम, परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम होता है। देखो इन्होंने बताया कि पर्यावरण का होता है ना, और जो आपके कह सकते हैं गैरेट महोदय थे, इन्होंने बताया कि नहीं, वंशानुक्रम, परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम होता है, लेकिन इन्होंने गत इतिहास के महत्व को अस्वीकार किया। इन सबके बावजूद भी इनके सिद्धांत का महत्व समूह गतिकी तथा कार्य शोध के क्षेत्र में बहुत है। इसलिए हाइडर के अनुसार क्या कहा गया, हाइडर ने क्या बताया सिद्धांत को लेकर के कि लेविन के मुख्य विचार में छिपे अर्थों की पर्याप्तता खत्म नहीं हुई है और इसलिए उनमें अतिरिक्त विकास के क्षेत्र भी भरे हुए है। तो देखो ये था आपका पूरा कर्ट लेविन का सिद्धांत, है ना, पूरी इनकी लाइफ स्पेस की जो थ्योरी थी वो पूरी थी। अब यहाँ से आपकी ना ये यूनिट हो जाती है क्या, कंप्लीट, यानी कि यूनिट 3 अल्टीमेट तरीके से आपकी कंप्लीट हो गई है। कल से आपकी यूनिट 4 जो आपकी लास्ट यूनिट ऑफ दिस कह सकते हैं हम पेपर रहेगी, तो उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मान के चलिए, मैं आपका मैक्सिमम टाइम भी लेकर के चलूँ ना अगर, तो 10 डेज़
या आप 10 अक्टूबर से पहले ही आपका ये कोर्स कंप्लीट करवा देंगे बुक से। बुक जैसे ही पूरी ख़त्म करवा देंगे हम, तो हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार उसके बाद में हम आपकी क्या कर देंगे, इजी नोट्स के जो भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके MCQs हैं, वो सब शुरू कर देंगे। रोज़ आपकी क्लासेस फिर MCQs के बेसिस पे होंगी, जिनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट पे मिल जाएगी। किस पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट पे मिल जाएगी। तो एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े तो PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, वहाँ से जुड़ जाइए। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।